नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आधुनिक भारत का इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसका ये आज पार्ट 1 होगा। तो हम लोग पूरी जो है ओल्ड एनसीईआरटी आधुनिक भारत को इस वाले सीरीज़ में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ आपको इसी एक ही चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपकी बहुत काम आने वाली है, आपकी बहुत सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और उसमें सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, तो थोड़ी सी हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में जा कर के यूरोप में उस समय क्या क्या चेंजिंग या क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, जिसके कारण यूरोप वासियों को बाहर जाना पड़ा और एक नए मार्केट की तलाश करनी पड़ी, जिससे यूरोप वासी भारत तक भी पहुँचे। तो उन सभी कारणों की हम थोड़ा सा तलाश करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यूरोप में 15वीं से 19वीं सदी के बीच आफातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ, जैसे कृषि, विनिर्माण तकनीकें, व्यापार, बाजार में बहुत सारी तीव्र वृद्धि हुई। सीधी सी बात, एक जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था था, सामंतवादी अर्थव्यवस्था का स्थान अब किसने ले लिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने ले लिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने ले लिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का काम हम लोग जानते हैं, व्यापार करना, लाभार्जन करना और प्रतियोगिता, बाज़ारों के मध्य एक प्रतियोगिता स्थापित करना। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब एक जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, एक बाज़ार स्थापित हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कच्चे माल चाहिए होते हैं, वस्तुओं की बिक्री के लिए बाज़ार चाहिए होती है। इन्हीं सब की आवश्यकताओं के लिए यूरोप वासियों ने जो है बाज़ार विस्तार की आवश्यकता को महसूस किया, और इस कारण जो है वो लोग बाहर निकले और नए नए बाज़ार की तलाश करने लगे। उसी समय हम लोग जानते हैं कि आसपास की बात में उधर यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति जो हुआ वो भी हम लोग जानते ही हैं, और एक पुनर्जागरण काल हुआ वो भी हम लोग जानते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो है यूरोप में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। इस कारण लोग जो है बाहर की तरफ नए नए मार्केट की तलाश में बाहर निकलने लगे। ठीक, अब इसके पहले हम लोग देखेंगे कि मार्को पोलो का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। मार्को पोलो चीन आया था, और चीन की जो है यहाँ बेशुमार धन दौलत के बारे में उसने व्याख्या किया, जिससे यूरोप वासियों में इस तरफ एशिया में आने की लालसा जो है वो थोड़ी सी और बढ़ गई। 12वीं सदी के आसपास अगर हम लोग देखें तो 12वीं सदी के आसपास में इधर एशिया और पूर्व के साथ व्यापार पर पूरा अधिकार जो था वो किसका था? इटली का था। पूरा अधिकार इटली का था। तो यूरोप के अन्य सभी जो और कंट्री थे इस इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने नए नए समुद्री मार्गों के खोज की जो है बढ़ावा दिया कि नए नए समुद्री मार्ग खोजे जाएं ताकि हम लोग भी यहाँ तक पहुँच सकें। इसमें देखेंगे कि 15वीं से 16वीं शताब्दी 15वीं से इसी क्रम में 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास कई सारे जो है टेक्निकल आविष्कार भी हुए, जैसे कि मैपिंग बनाना, कंपास, खगोल की प्रेक्षणों का आविष्कार हो गया। तो इन सभी के माध्यमों से एक नया रास्ता खुल गया कि जो है मार्गों की खोज होना और आसान हो गया। अब स्पेशली हम लोग देखते हैं कि भारत की खोज हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, जिसने 1498 में भारत की खोज की थी। लेकिन उससे पहले भी एक जो कई प्रयास हुए उसको थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। राजकुमार हेनरी का अगर आप लोग नाम सुने होंगे तो क्या था? राजकुमार हेनरी एक पुर्तगाली नाविक था जिसने अपना सारा जीवन जो है मार्ग खोजने में ही व्यतीत कर दिया था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बार्थोलोम्यो दियाज नाम करके एक पुर्तगाली नाविक था, जो कि 1400
1487 में 1487 ईस्वी में कहाँ तक पहुँच गया था? अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिणी छोर पर पहुंच गया था और उसे वहां पर थोड़ी सी आशा में महसूस हुई कि हाँ अब हम भारत तक पहुंच जाएंगे या एशिया तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उसने उस स्थान को केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा नाम दिया और वो वहीं से लौट आया। ठीक है, 1487 में बार्थोलोमेव दियाज वहाँ तक पहुँच गया। उसके 10 साल बाद वास्को डी गामा कहाँ आए? भारत में पहुँच गए उससे आगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अब इसमें चर्चा करने वाले हैं कि यूरोपीय कंपनियां कैसे कैसे आईं, भारत की खोज के कारण क्या हुए, और उसके बाद जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं जैसे कि पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, ठीक है, फिर डेनिश आते हैं, फिर पुर्तगाली आते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे जो है विस्तृत में चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसके आगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग खोज के कारण क्या थे? तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया गया कि स्थितियां क्या थीं, लेकिन इसमें आप लोग और देखिए। कुतुस्तुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। उस समय कुतुस्तुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, तो वहाँ जो मार्केट था वो वहाँ पर सिकुड़ गया, तो उनको एक अल्टरनेट मार्केट की आवश्यकता हुई, इसलिए यहाँ पर वो लोग आए। जहाज़ रानी निर्माण एवं नौ परिवहन। जहाज़ रानी निर्माण जब हुआ तो उसके साथ ही क्या हुआ कि जो है समुद्री मार्ग खोजने में आसानी हुई और वो लोग जहाज़ रानी के माध्यम से जो है समुद्री मार्ग खोजने में सफल हुए। पुनर्जागरण की भूमिका। उस समय हमने बताया कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति, उसके बाद पुनर्जागरण हुई, तो पुनर्जागरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इससे लोगों को क्या किया? प्रोत्साहित किया नए मार्केट, नए बाज़ार खोजने में। यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर वेनिस एवं जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार। उस समय यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। इटली का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, इटली का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में एवं भूमध्य सागर तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथ में था। ठीक है, तो एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में होना और भूमध्य सागर और यूरोपीय व्यापार अभी हमने बताया कि इटली वालों के हाथ में होना। तो ये सारे एकाधिकार जो है और यूरोप के और जो दूसरे कंट्री थे वो समाप्त करना चाहते थे, इसलिए वो जो समुद्री मार्ग खोजने वाले होते हैं उनको प्रोत्साहित किए ताकि नए नए मार्ग खोजे जा सकें और हम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकें। इस क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि वास्को डी गामा भारत आता है। वास्को डी गामा यह क्या था? एक पुर्तगाली निवासी था। केप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कप्पदाबू एग्जाम में पूछा गया है नामक स्थान पर पहुंचा। 17 मई 1498 को। कब पहुंचा? 17 मई 1498 तक पहुंचा। केप ऑफ गुड होप तक हमने बताया था। बार्थोलोमेव दियाज कब पहुंच चुका था? 1487 में ही ये पहुंच गया था। उसके आगे जो है इनको जाना था, तो उसके आगे ये किसकी सहायता से गया? एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से गया और जो है कालीकट पहुंचा 17 मई 1498 में। वहां पर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। तो ये रहा वास्को डी गामा की पूरी हिस्ट्री जिसको हमने देखा। आगे देखेंगे भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियां। तो पहले पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और स्वीडिश आते हैं। ये आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इसको सीरीज से लगाओ या पहले कौन कौन आए, ठीक है, या दूसरे नंबर पे कौन आया। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसे याद करना है। तो आप इसे PD
ADF के नाम से याद कर सकते हैं, क्योंकि PDF इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो PDADF इस तरीके से, या और कोई भी तरीका हो जिसके माध्यम से आप याद कर पाएँ, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आएंगे। तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो ये जो लोग अब पहली फैक्ट्री खोलेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री, डचों की पहली फैक्ट्री। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा पहली फैक्ट्री वाली बात। अब देखेंगे पुर्तगालियों में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इसने 1509 में मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो इसको देखेंगे, इसकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी। यह पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसने शुरू की थी? अल्मीडा ने शुरू की थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया था। तो अगर पूछा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसने शुरू किया था? अल्मीडा ने शुरू किया था। उसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की, पुर्तगीज को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, सती प्रथा पर रोक लगाई, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीता। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, फारस की खाड़ी हरमुज पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सती प्रथा प्रारंभ की, स्त्रियों से विवाह के लिए, और सती प्रथा पर रोक लगाई, और आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, हरमुज पर जो है अधिकार कर लिया। और इसके बाद देखेंगे अधिकार का क्रम। तो गोवा कब जीता? 1510 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मलक्का 1511 और हरमुज 1515 पर। इसने गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभारा। तो ये अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क के इतने सारे काम थे महत्वपूर्ण जो आपको जानने चाहिए थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, और यही जो है छान करके निकाले गए हैं, जो कि आपको इतने ही केवल जानने रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला गवर्नर होगा वो होगा नीनो दी कुन्हा। तो गोवा को पुर्तगीज राज्य की औपचारिक राजधानी इसने बनाया। मद्रास, हुगली, दीव जैसे पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की थी कौन? नीनो दी कुन्हा ने। अब अन्य तथ्य थोड़ा सा पुर्तगालियों के बारे में हम लोग जानेंगे। वो क्या थे? बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनियां खोलने की अनुमति दी गई थी। अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना की। शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल तथ्य थे पुर्तगालियों के बारे में। आगे देखते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे। तो भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण जो है इनका एक मेन कारण रहा, जिससे कि इनका यहाँ पर काफ़ी विरोध किया गया, जिसके कारण विवाह और धर्मांतरण करा रहे थे ये लोग। अगला देखेंगे व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता। ये लोग व्यापारिक प्रशासन में उतने कुशल साबित नहीं हुए। रिश्वतखोरी इनकी चलती रही और शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार काफ़ी इनके समय में था, इसलिए भी ये लोग यहाँ पर असफल रहे। डचों के प्रवेश एवं सैन्य चुनौतियाँ, उस समय डच वाले भी आ गए और इनको सैन्य चुनौती मिल रही थी, इस कारण इनका जो है वो पतन हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एक पॉलिसी थी काफिला। ठीक है, कार्ट्स अल्मेडा काफिला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। ठीक, जहाज़ों पर काली मिर्च, गोला बारूद ले जाना
ऑलरेडी निषेध था। तो कार्ट अरमेडा काफिला क्या होता है, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था, जिसके अंतर्गत भारतीय या अरबी कोई भी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि मुग़लों को भी इनसे परमिट लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि पुर्तगाली तो आए, भारत में आए और चले भी गए, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दे करके गए वो चीज़ें हम देखेंगे। तो भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाया, पुर्तगालियों ने आया है। तंबाकू की खेती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसके द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों द्वारा। भारत में गोथिक कला का स्थापत्य का आगमन किसके द्वारा हुआ, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। भारत में कई प्रकार के फल जैसे पपीता और संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि, ये सब कहाँ से आए, पुर्तगाल से आए। तो इतनी सारी चीज़ें पुर्तगालियों की देन है। मेन रूप से प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती और गोथिक कला, और इसमें जो कई सारे फल हैं कभी वो नाम दे करके पूछ लेता है कि ये किसकी देन है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको याद हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार पुर्तगालियों का आगमन हुआ और पुर्तगालियों का पतन हुआ, और पुर्तगाली हमें क्या क्या दे करके गए हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो आएंगे वो कौन होंगे, डच होंगे, तो हम डचों के बारे में देखेंगे। पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे ये, और नीदरलैंड के निवासी थे। तो अगर पूछा जाता है डच कहाँ के निवासी थे, तो नीदर और हॉलैंड के निवासी थे। इस कंपनी का पूरा नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया था। बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी, तो पीपली में की थी। इतनी सारी पॉइंट हैं जो आपको इनके बारे में जानना है। नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। इनकी कंपनी का नाम अगर पूछता है तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। पहली फैक्ट्री इनकी ज़रूर याद रखना है सबकी, कहाँ स्थापना की थी, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की थी। और डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। अगर बंगाल में पहली फैक्ट्री देखें तो इन्होंने पीपली में स्थापित किया। और आगे देखते हैं डचों द्वारा स्थापित कारखाने देखेंगे तो पहला मसूलीपट्टनम में, दूसरा पट्रोपोली में और तीसरा पुलिकट में। ठीक है, तो 3 थे। मुख्यालय क्या था, पुलिकट को बच्चों ने, यहाँ डचों होगा, डचों ने व्यापारिक केंद्र व मुख्यालय बनाया। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। तो पहले मुख्यालय क्या था, पुलिकट, और बाद में क्या हो गया, नागपट्टनम हो गया। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्थापित फोर्ट, तो चिनफुरा में गुस्तावुस फोर्ट 1653 ईस्वी में, और कोच्चि में फोर्ट विलियम 1666 ईस्वी में। इनके द्वारा 2 फोर्ट जो है स्थापित किए गए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि क्या क्या हैं। डचों ने मसाला द्वीप नहीं, यहाँ द्वीप कर लीजिए, मसाला द्वीप, ठीक है, इंडोनेशिया को पुर्तगालियों से जीता। मसाला द्वीप उस समय कौन कहलाता, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को किससे जीता, पुर्तगालियों से जीत लिया। डचों ने मलक्का, सिलोन ब्रैकेट में श्रीलंका को भी जीता। डचों ने जकार्ता को जीतकर नए बैटिविया नामक नगर की स्थापना की। मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान कर दिया। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मसाला द्वीप इंडोनेशिया को पुर्तगालियों से जीत लिया। सिलोन को जीता, मलक्का को, जकार्ता को जीतकर बैटिविया बनाया। औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दे दिया। डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो सहकारिता यानी कार्टल पर आधारित थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग भी याद रखिए कि सहकारिता और कार्टल व्यवस्था क्या होती है।
अब हम लोग देखेंगे कि डचों के पतन का कारण क्या रहा। तो डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था। कंपनी के अयोग्य प्रशासक, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, डचों की भारत में अधिक रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीपों में थी। भारत से अधिक रुचि कहाँ थी? इंडोनेशिया और मसाला द्वीपों में थी, इसलिए यहाँ से चले गए। बेदरा बंगाल का युद्ध, ठीक है, 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डचों को बुरी तरह पराजित कर दिया, जिससे डचों की भारत में स्थिति समाप्त हो गई। ठीक है, तो 2-3 कारण थे जिससे डच जो है भारत से चले गए, क्योंकि उनका सरकार पर सीधा नियंत्रण था, इसलिए ये लोग यहाँ पर खुल करके कोई ख़ास काम कर नहीं पा रहे थे। तो खुल करके ख़ास काम कर नहीं पा रहे थे, फिर अयोग्य शासक भी हुए, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार भी हुए। और इन लोगों की भारत से ज़्यादा रुचि कहाँ थी? मसाला द्वीपों में थी, इंडोनेशिया में थी। ये भी एक कारण रहा कि इन लोगों को यहाँ पर सफल नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद तब तक जो है अंग्रेज़ वाले आ चुके थे और अंग्रेज़ों ने इन लोगों को बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे फाइनली जो है इनका भारत से जो है निष्कासन हो गया। ठीक, चलिए अब महत्वपूर्ण चीज़ जो आने जा रहा है वो है अंग्रेज़ या ब्रिटिश का आगमन। ठीक है, अब ये लोग आएंगे और भारत पर एक छत्र काफ़ी समय तक राज करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1599 ईस्वी में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूर्व देशों के साथ व्यापार करने हेतु की थी। कब? 1599 में। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक एक अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत आया है। ये इम्पोर्टेंट है, स्थल मार्ग। कौन आया? जॉन मिल्टन हॉल। उसके बाद अभी एक आएगा कि समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन आया? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600, यहाँ 00 कर लेना है, दिसंबर 1600 में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। यह अधिकार समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए था। किससे था? समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए था। ठीक है, तो इनकी कंपनी का नाम क्या था वो? ठीक है, और मिल्टन हॉल जो स्थल मार्ग से पहली बार आए और एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया। अब हम लोग उसके बाद के घटनाक्रमों को देखेंगे जो घटित होंगी। जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत, पहले कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। तो ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इन लोगों को थोड़ी सी व्यापार करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अरबवासी या और यूरोपीय कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर रहती हैं, तो इनको जमने में प्रॉब्लम होती है। और इधर मराठे और उधर मुग़ल साम्राज्य से इनको टक्कर लेना रहता है, तो इस वजह से इनको व्यापारी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो व्यापार में अनुमति प्राप्त करने के लिए या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वहाँ के जो शासक हुए जेम्स प्रथम, उन्होंने जो है अपने 2-3 लोगों को, कैप्टन जैसे हॉकिंस हुए और टॉमस रो हुए, इनको जो है भेजा जाएगा ताकि व्यापार की अनुमति भारत में मिल सके। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज़, हेक्टर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज़ क्या हुआ? हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो कहाँ पहुँचा? सूरत बंदरगाह पर पहुँचा। ठीक है, हेक्टर नामक पहला जहाज़। तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और स्थल मार्ग से जॉन मिल्टन हॉल, जो पीछे बताया था। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने कहाँ पहुंचा? आगरा पहुंचा। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी, परंतु स्थानीय सौदागरों एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण वो अनुमति रद्द कर दी। ठीक है, रद्द कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1612 में सवल्ली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगाली सेना को परास्त किया। इसकी वीरता के कारण 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर दी।
तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। फोला की युद्ध हुआ और परास्त कर दिए। इस कारण जो है जहांगीर ने इनको सूरत में अस्थाई फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर थी। कब? 1613 ईस्वी में। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों की पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ लगी? सूरत में। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे फैक्ट्रियों की स्थापना कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुई। तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों ने प्रथम अस्थाई फैक्ट्री लगाई। यही इम्पोर्टेंट है। जिसका अध्यक्ष कौन था? थॉमस एल्डवर्थ को बनाया गया। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। हम जानते हैं कि 1600 में एलिजाबेथ ने कितने सालों के लिए दिया था? 15 सालों के लिए। लेकिन 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने क्या कर दिया? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया कि अब अनिश्चित काल के लिए अपना व्यापार करो, नो टेंशन। उसके बाद सर थॉमस रो आते हैं। रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ठीक है, 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचता है। 10 जनवरी 1600 को रो जहांगीर से मिलने कहाँ जाता है? अजमेर जाता है। 1632 में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर लिया। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर वहाँ पर एक फोर्ट बनाया जिसका नाम था सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों को मुंबई दहेज में मिला। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से किसका विवाह हुआ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का। जानते ही हैं। राजा चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, वो यहाँ आके रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर कौन है? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दे दिया। गेराल्ड अंगियार को बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन? गेराल्ड अंगियार को। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया। कौन? बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी किया कि भैया 3000 रुपये वार्षिक दो और बंगाल में व्यापार करो। ठीक, चलिए। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर पहले अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल में अंग्रेजी कारखाने खुले। 1686 में अंग्रेज़ों एवं औरंगजेब की भिड़ंत हुई, जिसका कारण क्या था कि मुग़लों के माल जो है अंग्रेज़ों द्वारा लूट लिए गए थे। ठीक है, मुग़लों के माल की अंग्रेज़ों द्वारा लूट। तो हुगली बंदरगाह पर उधर कुछ माल आ रहे थे जिससे कि अंग्रेज़ों ने उसको लूट लिया। इससे औरंगजेब क्रोधित हुआ और उन पर आक्रमण कर दिया और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की हार हुई और अंग्रेज़ों को हुगली से भागना पड़ा। तो औरंगजेब ने इन लोगों को हरा दिया और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद ये लोग जानते ही हैं, चाटुकार होते हैं। ये लोग आए और जो है औरंगजेब से माफ़ी मांगी, तो औरंगजेब ने 1.5 लाख हर्जाना लेकर फिर से जो है व्यापार की छूट प्रदान कर दी थी। फिर देखेंगे अगला 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने कोलिकाता, सूतानाती, गोविंदपुर, 3 नाम आपको याद रखने हैं।
कोलिकाता, फूतानाती और गोविंदपुर की जमींदारी किसको सौंप दी? अंग्रेज़ों को सौंप दी। ठीक है, वहाँ का जमींदार कौन था? इब्राहिम खान था। जाब चारनाक, ये नाम आपको याद रखना है। फूतानाती, कोलिकाता, गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कोलकाता की स्थापना की। जो इस समय कोलकाता है उसकी स्थापना किसने की थी? जाब चारनाक ने। उसमें कौन कौन से 3 थे? फूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर को मिला करके नींव रखी। इसी कारण जाब चारनाक को कोलकाता का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1700 में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। ठीक है, मद्रास में एक फोर्ट बना था, उसका नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। और यहाँ कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना होगी। इसका गवर्नर कौन था? चार्ल्स आयर को बनाया गया। 1700 में कोलकाता को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 1700 में ही एक फोर्ट विलियम बना और 1700 में ही क्या कर दिया गया कि पहला प्रेसिडेंसी नगर उसको घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आता है वो फर्रुखसियर के फरमान। ठीक है, फर्रुखसियर एक उत्तर मुग़ल बादशाह था। ठीक है, उत्तर मुग़ल बादशाह था जिसको हम घिरद कायर के नाम से जानते हैं इतिहास में। तो फर्रुखसियर की कहानी है कि उसको काफ़ी परेशान था, उसको लोग कहते हैं कि उसको फोड़ा हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी परेशान था। तो एक सर्जन जो है अंग्रेज़ों की तरफ से जिसका नाम था हैमिल्टन, और वो गया, उनका फोड़ा ठीक कर दिया। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने 3 वर दिए। ठीक है, जैसे कि फिल्मों में होता है, 3 फरमान जो है जारी किए। और ये जो है जो फरमान थे ये फ्री ट्रेड के थे, जिसे अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए, तो वो हम लोग देखेंगे कि 3 फरमान जो है जारी किए किसने? फर्रुखसियर ने। वो कौन कौन थे? पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट था, बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। यानी क्या था ये? फ्री ट्रेड पास, जिसको हम लोग आगे नाम से जानते हैं। कोलकाता के आसपास के 38 गांव खरीदने का अधिकार मिल गया। मुंबई में जो सिक्के ढाले गए वो समूचे मुग़ल साम्राज्य में चलने की छूट मिल गई। और सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को कर से मुक्त कर दिया गया। और आगे देखेंगे एक पॉइंट और नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना। कौन कौन? बंगाल में 3000 रुपये 12 वार्षिक कर से फ्री ट्रेड मिल गया। कोलकाता के आसपास 38 गाँव। और जो मुंबई में सिक्के ढाले गए समूचे मुग़ल साम्राज्य में चलने की छूट मिल गई, पहले नहीं चलता था। और सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले समस्त आयात निर्यात, इसे हम फ्री ट्रेड पास कहते हैं, वो मिल गया। तो बंगाल में 3000 और सूरत में 10,000। और एक जो काम हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो मुंबई में सिक्के ढाले जाएं अब वो समूचे जो है मुग़ल साम्राज्य में चलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फरमान था जो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। और अंग्रेज़ों ने इससे काफ़ी फ़ायदा कमाया और काफ़ी पैसा कमाया, जो इनके इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही सहायक हुआ। चलिए, अब हम देखेंगे कि डेनिश कंपनी आती है। इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अंग्रेज़ों के बाद डेन वाले आते हैं 1616 में। डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर तंजौर में की थी। और 1745 में डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेच दी और भारत छोड़ करके चले गए। तो डेन लोगों की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है, तो इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा भार कम हुआ। ठीक, चलिए फाइनली हम लोग फ्रांसीसियों को देखते हैं। ठीक है, किसको? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट फ्रांसीसी ही आते हैं। और फ्रांसीसी काफ़ी जो है काम भी करते हैं और काफ़ी जो है
भारत में प्रभाव भी छोड़ते हैं और कुछ व्यापारिक बातों को लेकर के अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में युद्ध भी होता है, जिसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, चलिए फ्रांसीसियों को देख लेते हैं इसी क्रम में। लुई 14वें के मंत्री कौन थे? कोलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसका नाम क्या था? कंपनी देश ओरिएंटलेस रखा। यह कंपनी वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर पूरी तरीके से निर्भर था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए रवाना हुआ। फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी, हिंदी लिखा है इसको काट देंगे, ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। तो पहला कारखाना आप लोगों को निश्चित रूप से याद रखना है, कहाँ पर स्थापित किया? 1668 में सूरत में स्थापित किया। किसके नेतृत्व में? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, बाद में जो पांडिचेरी के नाम से फेमस हो गया। पांडिचेरी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने किसकी स्थापना की थी? पोर्ट लुई का निर्माण किया। 1664 में बंगाल के सूबेदार फाइस्ता खां ने एक स्थल फ्रांसीसियों को प्रदान किया, जहां फ्रांसीसियों ने 1690-92 में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की। ठीक है, तो शेर खां लोदी से क्या प्राप्त किया? पुदुचेरी, जिसको बाद में पांडिचेरी और फिर अभी संशोधन करके हाल ही में इसका नाम पुदुचेरी ही कर दिया गया है। और बंगाल के सूबेदार फाइस्ता खां से एक स्थल प्राप्त किया, जहां पर फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की गई। चलिए सब पॉइंट ऐसे आप लोग देखते रहिए और नोट करते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, 1693 में डचों ने अंग्रेज़ों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया। किसने? डचों ने। किसकी सहायता से? अंग्रेज़ों की सहायता से। अब देखिए अंग्रेज़ों का धीरे धीरे फ्रांसीसियों से टकराव स्टार्ट हो जा रहा है। 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि हुई, जिससे फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पुनः मिल गई। फ्रांसीसियों ने फिर 1721 में क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1724 में फ्रांसीसियों ने मालाबार माही पर अधिकार कर लिया और 1739 में फ्रांसीसियों ने करिकाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो पांडिचेरी, माहे, यनम, कराईकल, इन सब पर किसका अधिकार था? तो फ्रांसीसियों का अधिकार था। सबसे बाद में फ्रांसीसी ही भारत से गए हैं। ठीक है, तो अभी भी सबका नाम वही है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फ्रांसीसी। अब देखते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, पृष्ठभूमि इनकी देखते हैं। तो जैसे भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे ही एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, इनका काम क्या था? व्यापारिक उद्देश्य, यानी व्यापार करना। ठीक है, शीघ्र ही इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापारिक के साथ राजनीतिक हितों से भी जुड़ गया। इस कारण दोनों कंपनियों में टकराव शुरू हो गया और एक लंबे संघर्ष का जन्म हुआ, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शुरू में ये कंपनियां व्यापार करने आई थी, तो व्यापारिक हित आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में जो है इनके राजनीतिक हित भी जुड़ गए और जिस कारण इन दोनों में संघर्ष होता है और वो संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्ध क्या है, किसके किसके बीच होता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग पहला कर्नाटक युद्ध देखते हैं। कारण क्या था कि यह युद्ध 1740 में आरंभ हुई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। इसके तत्कालीन कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, तो 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यूरोप में युद्ध छिड़ा था। कहाँ? यूरोप में। तो वहाँ युद्ध छिड़ा था, तो चूँकि ये दोनों कंपनियां क्या हैं? यूरोपीय हैं,
तो भाई घर में अगर गृह युद्ध छिड़ गया है तो उसका प्रभाव बाहर तक भी रहता है। तो युद्ध तो वहाँ छिड़ा था, लेकिन जो है उनका प्रभाव यहाँ भी दिख रहा था। और इसके कुछ तत्कालीन कारण भी थे जो हम देखते हैं। अंग्रेज कैप्टन बानार्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया जाना और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मारिफस के फ्रांसीसी गवर्नर लावर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया था। तो ये दो जो है इसके तत्कालीन कारण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो युद्ध होता है इसका नाम क्या था? सेंट थॉमे का युद्ध, अंगया नदी के किनारे। ठीक है, देखते हैं इसमें फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन के बीच यह लड़ा गया सेंट थॉमे का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया, जिससे फ्रांसीसी सेना की विजय हुई। अब फ्रांसीसी सेना की विजय हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि युद्ध की समाप्ति। तो यूरोप में जैसे ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, वहाँ एक संधि हुई, एक्स-ला-फापेल की संधि 1748, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो वहाँ एक्स-ला-फापेल की युद्ध संधि होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। परिणाम देखेंगे, दोनों दल बराबर रहे, परंतु स्थल पर फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहे। मद्रास पुनः जो है अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया एक्स-ला-फापेल संधि के माध्यम से, और डुप्ले की ख्याति में जो है वो वृद्धि हुई। ठीक है, डुप्ले की ख्याति में वृद्धि हुई। अब देखेंगे आगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। कारण क्या था? डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कर्नाटक के नवाब पद के लिए संघर्ष, जो कि मुख्य कारण था। कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष होगा और अंग्रेज और फ्रांसीसी दो गुटों में बढ़ जाएंगे। दो गुटों के में अपना अपना समर्थन करेंगे, ये इसका समर्थन करेंगे और वो उसका समर्थन करेंगे। इसी कारण जो है एक युद्ध जो है इन लोगों के बीच में होगा। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन किसके लिए समर्थन कर रहा था। तो देखिए, कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसी किसका समर्थन कर रहे थे? चांद साहब का। और अंग्रेज़ किसका समर्थन कर रहे थे? अनरुद्दीन का। सूबेदार पद के लिए, दक्कन के सूबेदार पद के लिए फ्रांसीसी किसका समर्थन कर रहे थे? मुजफ्फर जंग का। और अंग्रेज़ किसका समर्थन कर रहे थे? नासिर जंग का। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। घटनाक्रम में अब देखते हैं, एक अंबूर का युद्ध होता है अगस्त 1749 में। अगस्त 1749 में हम इसको देखेंगे। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एवं फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को हरा दिया और मार डाला। ठीक है, चंदा साहब फिर क्या बन गए? कर्नाटक के नवाब एवं मुजफ्फर जंग दक्कन के सूबेदार बने। चंदा साहब अर्काट को अपनी राजधानी बनाया। किसको? अर्काट को अपनी राजधानी किसने बनाया? चंदा साहब ने बनाया। अब आगे देखेंगे तिरुचिनापल्ली के लिए संघर्ष। तिरुचिनापल्ली, अंबूर के युद्ध के बाद अर्काट को राजधानी बनाया गया तथा शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने अर्काट को जीत लिया। ठीक है, तो चंदा साहब ने अर्काट को राजधानी बनाया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही उसको जीत लिया। तो फिर एक जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो तिरुचिनापल्ली जो है वो अंग्रेज़ों के अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते थे। 1752 ईस्वी में स्ट्रिंगल लायंस के सामने फ्रांसीसी सेना ने हथियार डाल दिए। फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई, चंदा साहिब की हत्या हुई और तंजौर के राजा ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो तिरुचिनापल्ली का संघर्ष था। तो अर्काट को राजधानी बनाया कौन? चंदा साहब, और अंग्रेज़ों ने अर्काट को ही जीत लिया। ठीक है, तिरुचिनापल्ली भी अंग्रेज़ों के अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते थे। स्ट्रिंगल लायंस के सामने फिर फ्रांसीसी सेना ने क्या किया? हथियार डाल दिए। फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और चंदा साहब को तंजौर के राजा ने मार डाला। तो इस प्रकार से ये जो एक घटनाक्रम होता है, कहानी होती है, ये समाप्त होता है। अब हम थोड़ा सा परिणाम पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया कि भैया बहुत बड़ा बदनामी हुई और वापस आ जाओ। 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत दोनों दल
राजाओं के आपसी झगड़े से दूर रहने के लिए राजी हुए कि भैया राजाओं के आपसी झगड़े में पड़ोगे तो परेशान होगे और नुकसान होगा, इसलिए अब दूर रहो। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। तो ये जो है दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है इस प्रकार समाप्त हुआ। अब हम लोग नज़र डालते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध पर, ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ठीक। कारण पे देखेंगे कि 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच जो शांति समझौता थी वो भी समाप्त हो गई, ठीक है। उधर जैसे कि हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का जो संघर्ष था उस कारण जो है यहाँ भी उसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। फिर बाद में जो समझौते हुए उस माध्यम से शांति बनी रही, लेकिन फिर जैसे ही 1756 में 7 वर्षीय संघर्ष आरंभ हुआ, यहाँ पर जो एक शांति समझौता हुई थी वो फिर से पुनः टूट जाती है। और युद्ध का तत्कालीन कारण अगर हम देखें तो क्या था, क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लेना। चंद्रनगर क्या था ये आपको आगे बताया गया था, क्या था, फ्रांसीसी कोठी। तो फ्रांसीसी कोठी पर अंग्रेज़ों द्वारा अधिकार कर लिया गया, ये तत्कालीन कारण। 1757 में अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है वांडीवास का युद्ध, जो आपको जानना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वांडीवास का युद्ध। ये मैच करने के लिए भी आ जाता है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की खतरनाक तरीके से हार होगी और फ्रांसीसी भारत से चले जाएंगे और बचेंगे कौन, सिंगल और सिंगल अंग्रेज। और अंग्रेज अपने पाँव जो है वो भारत में बेफिक्र होकर पसारना शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व अकाउंट द लाली ने किया था। आयरकूट और लाली। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस युद्ध में हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया, ठीक है, फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। अब हम उन कारणों पर कुछ चर्चा करेंगे जिसके कारण भारत में फ्रांसीसियों की हार हुई। तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, लाभ एवं हानि के प्रति जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो उदासीन थे। तो ये एक सरकारी कंपनी थी, सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण होता था, इसलिए सरकारी कर्मचारी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो उतने मेहनत और लगन से काम नहीं करते थे। कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ इस पर भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं रहता था, ठीक है। यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझा रहना, भारत में कंपनी की गतिविधियों पर अधिक ध्यान ना देना। तो यूरोप में जो संघर्ष चल रहे थे उसमें ही जो है ये फ्रांसीसी उलझे रहते थे और भारत के घटनाक्रम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। अंग्रेज़ों का बंगाल पर अधिकार, जहाँ से अंग्रेज़ों को अपार धन की प्राप्ति हुई, जबकि फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी और अन्य ऐसे छोटे छोटे स्थान थे जहाँ से उनको सीमित रूप में धन की प्राप्ति होती थी। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि अंग्रेज़ों का जो है बंगाल पर अधिकार था। बंगाल उस समय सबसे ज़्यादा समृद्धशाली था, तो बहुत सारे अपार धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई, जिससे वो युद्ध लड़ने में उनकी काफ़ी सहायता किया। जबकि फ्रांसीसियों के पास छोटे छोटे सीमित प्लेस थे और उनसे सीमित धन ही मिलते थे, इसलिए भी इनकी हार हो गई। और फ्रांस की नौसैनिक शक्ति का समाप्त होना, तो नौसैनिक मोर्चे पर भी फ्रांसीसी सेना जो है वो नाकामयाब रही। अंग्रेजी कंपनी का राजनैतिक तथा सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम था, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक जो है ख़त्म होता है
और अभी तक हमने जो देखा वो यही देखा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, क्यों होता है, यूरोपीय कंपनियां बाहर क्यों जाती हैं, समुद्री मार्गों की खोज कैसे होता है, उनका कारण क्या था, और भारत की खोज कैसे हुई, और भारत में यूरोपीय कंपनियां कौन कौन आई, पुर्तगाली आए, डच आए, ठीक है, डच आए और अंग्रेज़ आए और डेनिश आते हैं और फ्रांसीसी आते हैं, कैसे कैसे आते हैं और उन लोगों का भारत में क्या क्या घटनाक्रम होता है, कौन कौन से युद्ध होते हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं, पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित करते हैं और उन लोगों की हार होती है, पराजय होती है, चले जाते हैं और फाइनली भारत में वो क्या छोड़ के चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया और सभी यूरोपीय कंपनियां भारत से जो है लगभग जा चुकी हैं या हार चुकी हैं। अब फाइनली जो बचे हैं वो कौन बची है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना साम्राज्य अब धीरे धीरे फैलाएगी। साम्राज्य फैलाने में अभी दो अड़चनें हैं, एक उत्तर में मुग़ल और दक्षिण में मराठे जो अभी भी शक्तिशाली हैं। तो इन दोनों लोगों के पतन का उन लोगों को इंतज़ार रहेगा। तो उसी में हम लोग अगले जो पॉइंट है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था और मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा, तो दोनों साथ साथ होंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय कोई इस तरीके का शासक या इस तरीके का कोई केंद्रीकृत व्यवस्था बची नहीं रहेगी, तो वो लोग अपना खुले में भारत पर अपना अधिकार करेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन में बहुत सारे कारण हैं, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक का सेशन यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग ओल्ड NCERT के छने हुए तथ्यों के साथ पूरी आधुनिक भारत आपको ऐसे ही बताया जाएगा, समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।